So hi guys, so welcome to lecture 3. So in this lecture we will discuss on the import financing options. तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, SBLC बैक बायर्स क्रेडिट क्या होता है. जैसे लास्ट इंसिडेंट हुआ था इन केस ऑफ PNB, तो RBI ने जो बायर्स क्रेडिट है उसको बंद कर दिया था. तो उसको क्या अमेंडमेंट हुई हैं, अभी वो कैसे किया जा सकता है, दैट वी विल डिस्कस. देन वी विल डिस्कस ऑन द रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन ऑप्शंस, और उसके बाद हम एक सप्लायर्स क्रेडिट भी डिस्कस करेंगे. बेसिकली जो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं एक इम्पोर्टर के लिए, कि इम्पोर्टर जो अपनी कॉस्ट है उसको कैसे कम कर सकता है. तो इसमें मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा. मान लीजिए कोई एक इम्पोर्टर है, अब मतलब वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ PVC ओनली. अगर मान लीजिए कोई इम्पोर्टर है जो कि PVC का इम्पोर्ट करता है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो कोई भी ऑप्शन नहीं लेता है तो वो क्या करेगा, उसके पास एक OD लिमिट है, एक CC लिमिट है, जो भी अपने ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग ऑप्शंस होती हैं, तो उसको वो यूज़ करेगा. और जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मे बी 9%, 9.5% और 10%, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक, कॉस्ट ऑफ फंड ऑफ द बैंक, तो वो उसको लगेगा. तो मान लीजिए उसने कुछ इंपोर्ट किया और अपना OD या CC अकाउंट में से डेबिट करके उसने अपना जो पैसा बाहर भेज दिया, तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा इट विल बी 9.5% एवरेज. बट इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑप्शंस, इम्पोर्ट फाइनेंसिंग ऑप्शंस, उसमें क्लाइंट के पास बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं. उसमें हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इम्पोर्ट फाइनेंस के. जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिडक्शन करने में मतलब इसमें क्लाइंट की हेल्प होती है. तो इसमें हमारे को बीइंग ए आई वुड ऑल्सो से बीइंग ए बैंकर, एक रिलेशनशिप मैनेजर है जहाँ एक प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर है, उसको इसमें फीस इनकम आता है. नंबर 2 पे इसमें फॉरेक्स इनकम आती है, बिकॉज जो भी आपका फॉरेक्स का कन्वर्जन होगा उससे आपको फॉरेक्स इनकम जनरेट होएगी. दैट वी विल डिस्कस इन एग्जांपल्स ऑल्सो. देन इट इज इंटरेस्ट इनकम इसमें आपको आएगा, जो कि एक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, सो दैट यू कैन अर्न एंड इट विल बी मोर देन द ट्रेडिशनल मेथड्स. देन इट इज ए सेल्फ लिक्विडेटिंग. इसमें एक और चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आप कोई केस अपने क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास प्रेजेंट करते हो और उसमें बिकॉज ऑफ द मॉनिटरिंग इश्यूज क्रेडिट इज नॉट कंफर्टेबल. बट इस केस में क्या होता है कि आपका जो एंड यूज मॉनिटरिंग है दैट इज ऑल्सो डिफाइंड होता है. मान लीजिए आपने कोई भी पैसा लिया, तो वो पैसा आपका जाएगा कहाँ पे, इट इज डिफाइंड. अगर मान लीजिए इंपोर्ट में आपने बायर्स कैट किया, तो बायर्स कैट में जो पैसा जा रहा है वो किसको जा रहा है, फॉरेन, जो फॉरेन का आपका सप्लायर है उसी को जाएगा. तो ये उस पर एविडेंट होता है. सो इट्स ए सेल्फ लिक्विडेटिंग, कि जो पैसा हमने क्लाइंट को दिया है वो क्लाइंट को हमें वापस करना है आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, मे बी 90 डेज 180 डेज. देन इसमें एंड यूज, जो मैंने आपको बताया कि एंड यूज विल बी मॉनिटर्ड. सो अगर आप कोई भी केस प्रेजेंट करते हो इन केस ऑफ इम्पोर्ट, इवन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे हमने लास्ट पर उसमें किया था 2 लेक्चर्स में, तो इम्पोर्ट का केस हो चाहे एक्सपोर्ट का केस हो, आप जब अपने क्रेडिट को इसको दिखाते हो, इसको प्रेजेंट करते हो केस को, तो ही विल बी मोर कंफर्टेबल, बिकॉज इसमें जो एंड यूज वो मॉनिटर किया जा सकता है. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑन द प्रोडक्ट. सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि LC क्या होता है. सो गाइज, इन केस ऑफ LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि मान लीजिए एक इम्पोर्टर, जो कि मेरा एक क्लाइंट है इम्पोर्टर, जो कि सपोज SBI में बैंकिंग करता है इंडिया में, और एक सप्लायर है जो कि US में बैठा है. अब जैसे मैंने PVC की बात करी, तो PVC में हम डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए PVC में जो सप्लायर है वो फॉरेन कंट्री में है, मे बी इन चाइना और समवेयर एल्स, है ना. तो वो चाइना में बैठा हुआ है, तो वहाँ से उसको सप्लाई करनी है इंडिया में. और जो इंडिया में मेरा क्लाइंट है हु इज़ इम्पोर्टर, जो कि इम्पोर्ट करता है, तो उसको इम्पोर्ट करने के लिए जहाँ तो उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, ओनली देन ही विल गेट द मटेरियल. जहाँ उसको जो डॉक्यूमेंट हैं अगेंस्ट कलेक्शन भेजने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म एंड कंडीशंस बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टीज. तो इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है लेटर ऑफ क्रेडिट. तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जो मेरा क्लाइंट है जो कि माल मंगवाना चाहता है, ही विल इशू ए लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, मे बी. अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया SBI का, तो SBI से लेटर ऑफ क्रेडिट एक इशू करेगा. उसमें ये लिखा होता है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, इट्स एनी अरेंजमेंट, हाउएवर
named or described that is irrevocable and thereby constitute a definite undertaking of the issuing bank to honor a complying presentation. So when we talk about complying presentation हो जाता है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में दिया गया है कि इसमें ये 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपके शिपिंग डॉक्यूमेंट, आपका बिल ऑफ लेडिंग, दैट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. तो अगर वो सारे डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर हैं, देन द प्रेजेंटेशन इज कंप्लाइंग, तो बैंक उसकी पेमेंट करेगा. तो उस केस में एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए अपना एक क्लाइंट है जिसने हमें एप्लीकेशन दी एसबीआई बैंक से, उसका एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ इन फेवर ऑफ फॉरेन पार्टी. अब जब वो लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरेन पार्टी में जाएगा, फॉरेन बैंक में जाएगा, मान लीजिए बैंक जो फॉरेन का है वो सिटी बैंक है. ओके, तो सिटी बैंक अपने जो क्लाइंट है, जो कि एक्चुअल सप्लायर है, उसको बोलेगा कि आपका देखो लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया है, नाउ यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन शिप द गुड्स. तो उस केस में वो जो गुड्स वहां से शिपमेंट हो जाएगी. ठीक है. और जो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट, जो कि प्री आपस में डिस्कशन करने के बाद ही इन्होंने डिसाइड किए थे, तो वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सिटी बैंक कंप्लाई करने के बाद एसबीआई को इंडिया में भेजेगा. सो नाउ एसबीआई के पास जब वो डॉक्यूमेंट आएंगे, अब वो एलसी है, तो एलसी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स मेनली, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. एलसी साइट एलसी हो सकती है, एलसी यूजांस एलसी हो सकती है. इन केस ऑफ साइट एलसी जब भी देखा, मतलब एलसी आई जब भी देखा और उसमें जो प्रेजेंटेशन है दैट इज कंप्लाइंग, देन बैंक हैज टू मेक पेमेंट इमीडिएटली. इमीडिएटली मीन्स अंडर आर्टिकल, जो भी रिस्पेक्टिव आर्टिकल है, 5 वर्किंग डे, 5 बैंकिंग डेज. तो 5 बैंकिंग डेज में पेमेंट करनी है इन केस ऑफ साइट एलसी. सिमिलरली इन केस ऑफ यूजांस एलसी, जो पेमेंट 5 दिन में नहीं करनी, वो जो उसमें दिया गया होगा, जैसे मान लीजिए 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है, तो 60 डेज के बाद वो पेमेंट करनी है. तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है. इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टीज कौन सी होती हैं. इसमें मेनली 3 पार्टीज होती हैं. नंबर 1 इज एप्लीकेंट. ठीक है, एप्लीकेंट हो गया मेरा क्लाइंट जो कि इंडिया में बैठा हुआ है, जो कि गुड्स इंपोर्ट कर रहा है. नंबर 2 पे इशुइंग बैंक, जो कि बैंक इशू कर रहा है. हमने एग्जाम्पल लिया था एसबीआई. एंड थर्ड इज बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी कौन है? जो कि सप्लायर है, जो कि यूएस में बैठा हुआ है, जहां चाइना में बैठा हुआ है, जो भी हमने एग्जांपल लिया था. इसके अलावा देयर आर फ्यू बैंक्स जो कि इसमें इन्वॉल्व होंगे. जैसे हमने इशुइंग बैंक एसबीआई का बात किया था, इसी तरह एडवाइजिंग बैंक होगा. एडवाइजिंग बैंक कौन हो सकता है? एडवाइजिंग बैंक कैन बी सेम बैंक ऑल्सो एंड कैन बी अदर बैंक ऑल्सो. एडवाइजिंग का पर्पज ये होता है कि ओनली एडवाइजिंग बैंक ओनली एडवाइज द एलसी, ओनली चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एलसी. अगर किसी बैंक ने एडवाइज कर दिया है एलसी को, उसका मतलब ये नहीं होता कि बैंक हैज टू पे एंड बैंक इज लाइबल टू पे. नो. सेकंड इज कंफर्मिंग बैंक. कंफर्मिंग बैंक में क्या होता है कि अगर कोई बैंक उस एलसी में अपनी कंफर्मेशन ऐड करता है. मैं एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए इंडिया से हमने कोई एलसी खोली, जिस भी बैंक से खोली, उस बैंक का जो रेपुटेशन है, जहां वो उसकी जो रेटिंग है वो थोड़ी कम है, तो उस केस में क्या होता है कि जो सप्लायर है, सप्लायर बोलेगा कि आप मेरे को जो है इसको एलसी को कंफर्म करा के दीजिए. तो उस केस में एक और बैंक ऐड हो जाता है जो कि उस एलसी को कंफर्म करता है. जिस एलसी का, जिस बैंक का जो इशुइंग बैंक है उसके ऊपर कंफर्ट होता है, तो वो उसको जब कंफर्मेशन करता है, एक तरह से अपनी गारंटी ऐड करता है, तो उसके लिए वो चार्ज भी करता है. बट उस केस में जब उसने अपनी कंफर्मेशन ऐड कर दी, तो जो कंफर्मिंग बैंक है, कंफर्मिंग बैंक इज लाइबल टू पे. ओके. देन नेगोशिएटिंग बैंक एंड रीइंबर्सिंग बैंक, सो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन आवर टॉपिक्स. सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होती है इन केस ऑफ एलसी इशुएंस. तो एलसी इशुएंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एलसी एप्लीकेशन बाय द इंपोर्टर. तो जो इंपोर्टर मीन्स बायर, तो एलसी एप्लीकेशन हर एक बैंक का एक फॉर्मेट अलग होता है, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि एलसी कितनी देर की होएगी, साइट एलसी है या यूजांस एलसी है, उसमें बेनिफिशियरी कौन होगा और अदर टर्म एंड कंडीशंस जो भी उसमें लिखी होती हैं. नंबर 2 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इनवॉइस. इनवॉइस जिसके बेसिस के ऊपर एलसी इशू होएगी. बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको ड्राफ्ट और हुंडी बोला जाता है. सो बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर हम मतलब डिफाइन करें, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए ड्राफ्ट और ए रिटन ऑर्डर बाय ड्रॉयर मीन्स सेलर टू ड्राई टू पे मनी टू पे. बेसिकली पे इज बेनिफिशियरी, कि उसको जो पे करना है, तो दैट इज ए रिटन ड्राफ्ट. देन लाइसेंस. लाइसेंस इफ एप्लीकेबल.
अगर कोई गुड्स ऐसे इंपोर्ट हो रही हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी की हैं, तो उस केस में लाइसेंस एप्लीकेबल होगा। देन बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जो भी होगा, इट शुड बी कंसाइन टू पर्टिकुलर बैंक जो कि एलसी खोल रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो बिल ऑफ लेडिंग को अगर हम डिफाइन करें तो बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली इज ए टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सॉरी। बिल ऑफ लेडिंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ ए टाइटल। तो बिल ऑफ लेडिंग जिसके पास होता है तो दैट इज ए बेसिकली वही अपनी जो गुड्स हैं उसको छुड़वा सकता है। सो इट इज ए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपका आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जो गुड्स हैं वो किस कंट्री की हैं और किस कंट्री का ओरिजिन है उन गुड्स का। देन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर कुछ गुड्स ऐसी हैं जिसमें क्वालिटी या क्वांटिटी का कुछ आपको देखना है, जहाँ कोई इशू होता है, तो उस केस में जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है वो हेल्पफुल रहता है। पैकिंग लिस्ट एंड इंश्योरेंस, सो दीज आर द इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ एलसी ओपनिंग, कि जिसमें हम एलसी जो भी पर्टिकुलर बैंक है वो एलसी इशू करता है। देन अभी हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट फाइनेंसिंग ऑप्शंस की वन बाय वन, जिसमें नंबर 1 पे अपना आ जाता है सप्लायर्स क्रेडिट। सो इसमें इसी में हम डिस्कस करेंगे कि सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट में भी क्या फर्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन द बायर्स क्रेडिट। तो बायर्स क्रेडिट में क्या था अभी जब थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा कि एक नीरव मोदी का जो इशू हुआ था जिसमें पीएनबी ने में काफी बड़ा स्कैम हुआ था, तो उसके बाद आरबीआई ने जो बायर्स क्रेडिट है उसको बंद कर दिया था। सो जो बायर्स क्रेडिट था वो अगेंस्ट एलयूटी, जो कि एक बैंक, जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल ली है कि एलसी एसबीआई ने खोली है, तो जब ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट करनी है, मान लीजिए क्लाइंट बोलता है कि मेरे को जो ड्यू डेट पे पेमेंट करनी है वो करनी है थ्रू बायर्स क्रेडिट, तो उस केस में क्या होता था कि जो एसबीआई है वो एलयूटी भेजेगा फॉरेन बैंक को, जो भी जिससे भी पैसा अरेंज करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एलयूटी जो फॉरेन बैंक है वो नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई उसको फंड करता था फॉर मेकिंग इंपोर्ट पेमेंट। तो उसमें इंपोर्ट पेमेंट हो जाती थी और ड्यू डेट के ऊपर पैसा क्लाइंट पैसा दे देता था। तो उसमें काफ़ी सारे लूप होल थे। उसमें मेजर ये भी था कि जो मतलब इसमें देखा गया है कि जो उसको भेजता था एलयूटी को, ठीक है, तो एंड मींस जो मेकर है और जो वेरीफायर है दैट वाज द सेम पर्सन। तो उसमें काफ़ी सारे लूप होल थे जिसको काफ़ी बारीकी से देखा गया और इसको जो अमेंड किया गया। सो नाउ बायर्स क्रेडिट कैन बी गिवन बट विद द हेल्प ऑफ एसबीएलसी। तो अभी एसबीएलसी जाता है दूसरे बैंक को, दूसरा बैंक जो फॉरेन बैंक है वो थोड़ा ड्यू डिलीजेंस करता है। इसमें जो प्रोसेस है, जैसे एलयूटी हम सेम डे पे अरेंज करते थे, तो अभी जो सब बायर्स क्रेडिट है इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मे बी 2 और 3 वर्किंग डेज भी इसमें लग जाते हैं। तो इसमें जो है अभी इनफैक्ट इन सम केसेस जिस क्लाइंट का, जिस बायर के लिए हम बायर्स क्रेडिट एसबीएल से अगेंस्ट करते हैं, तो उस केस में उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो क्या हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है फॉरेन बैंक को। तो फॉरेन बैंक में आस्क कि उसमें क्या है। तो एसबीएलसी अगेंस्ट बायर्स क्रेडिट में एसबीएलसी जाता है, देन द पेमेंट रिलीज्ड आफ्टर ड्यू डिलीजेंस बाय द बैंक, देन उसके बाद फिर पेमेंट होता है। तो जो बायर है वो पेमेंट कर सकता है फॉर 90 डेज 120 डेज डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर जो कि उसका आपस में फिक्स हो रखा है, और उस टेन्योर के बाद उसको जो पैसा है जो वापस करना है। सो दैट इज एसबीएलसी बैक्ड बायर्स क्रेडिट। सेकंड जो ऑप्शन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दैट इज सप्लायर्स क्रेडिट। तो सप्लायर्स क्रेडिट में क्या होता है, मान लीजिए अभी जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि जो क्लाइंट है जो कि इंपोर्ट कर रहा है, सपोज चाइना से पीवीसी का इंपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में जो चाइना का सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर्स क्रेडिट, वी आर डिस्कसिंग ऑन सप्लायर्स क्रेडिट, और जो चाइना का सप्लायर है अगर उसका कोई अरेंजमेंट है, मतलब वो सप्लायर ही क्रेडिट अरेंज करके बायर को दे रहा है, तो उसको इन लेमैन लैंग्वेज हम बोलेंगे सप्लायर्स क्रेडिट। बट इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे रहेगा। देखो ब्रीफ प्रोडक्ट जो इसका रहते हैं, सप्लायर्स क्रेडिट रिलेट टू क्रेडिट ऑफ इंपोर्ट्स इनटू इंडिया एक्सटेंडेड बाय द ओवरसीज सप्लायर अंडर एलसी। तो एलसी का जो भी जुजांस पीरियड है उसमें सॉरी अंडर एलसी जो है सप्लायर्स क्रेडिट अरेंज किया जाता है। देन सप्लायर्स क्रेडिट कैन बी एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ यूजांस पीरियड एक्सटेंडेड बाय द सप्लायर विच इफ रिक्वायर्ड कैन ऑल्सो बी डिस्काउंटेड बाय द सप्लायर्स और ओवरसीज बैंक। मीन जो सप्लायर का बैंक है वो भी उसको डिस्काउंट कर सकता है, जहां ओवरसीज मे बी द सेम कंट्री, मोस्ट ऑफ द केसेज इन द सेम कंट्री, जो दूसरा ओवरसीज बैंक है वो भी उसको सप्लाई कर सकता है, जो भी उसको डिस्काउंट कर सकता है। देन फाइनेंसिंग अंडर सप्लायर्स क्रेडिट स्ट्रिक्टली अंडर यूजांस एलसी। जो भी आपका यूजांस का पीरियड होगा उसी को सप्लायर्स क्रेडिट में किया जा सकता है। मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने
हमें एक रिक्वेस्ट दी कि आप इसको एलसी को खोलिए और मेरे को सप्लाइज क्रेडिट अरेंज करना है। तो हम अगर एलसी खोलेंगे, मान लीजिए उसमें 90 डेज का युजांस पीरियड होता है एलसी में, नॉट साइट एलसी, इट विल बी युजांस एलसी। तो युजांस एलसी में अगर 90 डेज का जो पीरियड दिया गया है, उसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए सप्लाइज क्रेडिट अरेंज किया जा सकता है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट। देन मैक्सिमम टेन्योर इसमें जो रहेगा फॉर नॉन कैपेक्स एज पर आरबीआई रूलिंग, फॉर नॉन कैपेक्स मान लीजिए नॉर्मल रॉ मटेरियल के लिए करता है जिसमें कैपेक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो अप टू 1 ईयर, और अगर कैपेक्स इन्वॉल्व है तो दिस इज अप टू 3 ईयर्स। और जो इसमें बैंक का क्या अप्रोच रहेगा, जो बायर्स बैंक है उसका अप्रोच क्या रहेगा इन केस ऑफ एसबीआई जो हमने अभी एग्जांपल लिया है। तो युजांस एलसी टू बी इन प्लेस ऑन इंडियन इंपोर्टर, ठीक है, इंडियन बैंक कस्टमर, टोटल क्रेडिट पीरियड टू बी असेस्ड एट पर द वर्किंग कैपिटल साइकिल मेंशन्ड इन पर्टिकुलर disbursement note or whatever in other banks the terminology may be difference। तो जो भी कस्टमर का जो हमने डिसबर्स किया है उसको, या उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं उसका जो नोट है उसमें वो मेंशन होना चाहिए। और जो कोट है वो सप्लायर्स बैंक से हमें अरेंज करना होता है बायर्स बैंक को। सिमिलरली अनदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज रीइंबर्समेंट फाइनेंसिंग। इसमें क्या रहता है, सिमिलर, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट बट देर इज अ वेरी लिटल थिन डिफरेंस। सप्लायर्स फाइनेंसिंग में क्या होता है, मान लीजिए सेम क्लाइंट ने हमें बोला कि आप एलसी खोलिए एंड एलसी विल बी ऑफ 90 डेज यूजांस, बट उस केस में आई विल नॉट अरेंज और सप्लायर विल नॉट अरेंज सप्लायर्स क्रेडिट। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रीइंबर्समेंट थ्रू योर बैंक टाई अप्स। तो इसमें अब क्या होगा, एसबीआई के पास एप्लीकेशन आई, अब एसबीआई ने जब एलसी खोली तो एलसी खोलने से पहले एक पर्टिकुलर बैंक जिसकी जो पूरी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो एलसी में डालेगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए स्टंसी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, सपोज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक किसी पर्टिकुलर कंट्री का उसको रीइंबर्स करता है, तो एलसी में जो है वो सारी टर्म एंड कंडीशन डाली जाएंगी कि दिस एलसी विल बी द अमाउंट ऑफ एलसी विल बी रीइंबर्स्ड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और उसमें ये टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी और वो उसमें सब लिखा होगा। तो अब एलसी खुली फॉर 90 डेज यूजांस। अब जो एक्चुअली इसमें रहता क्या है कि जो क्लाइंट को सप्लायर्स को पेमेंट होती है वो ऑन द साइट बेसिस होती है। इन सप्लायर्स क्रेडिट ऑल्सो इट इज ऑन द साइट बेसिस। तो जो क्रेडिट है दैट इज ओनली फॉर बायर। तो अब इस केस में क्या होगा रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन में कि क्लाइंट ने एलसी खोली, एलसी वाज ऑफ एक्चुअल इट वाज साइट एलसी फॉर सप्लायर बट इट इज अ यूजांस एलसी फॉर बायर। जो हमारा क्लाइंट है उसके लिए यूजांस एलसी है, उसको हमने क्रेडिट दिया है, बट ओवरसीज सप्लायर को पैसा इमीडिएटली गया है। तो इस केस में क्या होता है कि एलसी खुलने के बाद जब उसका ड्यू डेट है, साइट के ऊपर एलसी आई, जब हमने उसको पेमेंट करनी है तो उस केस में जो है हम स्विफ्ट भेजेंगे, एसबीआई विल सेंड द स्विफ्ट टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कि जो एलसी की जो कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन हो गई है, नाउ वी नीड टू मेक द पेमेंट, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट ऑन आवर बिहाफ और क्रेडिट आर नॉस्ट्रो अकाउंट, सो वट एवर द मेथड इज। तो उस केस में जो रीइंबर्सिंग बैंक है वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्विफ्ट फ्रॉम द एसबीआई मेक द पेमेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट द रीइंबर्समेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑन द प्रोसेस ऑल्सो। द एलसी इशूइंग बैंक आफ्टर एक्सेप्टिंग द कंप्लाइंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बेनिफिशियरी बैंक sends a reimbursement authorization to overseas reimbursing bank, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। द reimbursing बैंक मेक द पेमेंट टू बेनिफिशियरी बैंक, जो भी बेनिफिशियरी बैंक है, सपोज अगर चाइना का है तो चाइना का जो भी बेनिफिशियरी बैंक होगा उसको reimbursing बैंक है जो वो पेमेंट कर देगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द reimbursing बैंक द बेनिफिशियरी बैंक मेक पेमेंट टू द सप्लायर। तो जब उसके पास बेनिफिशियरी बैंक के पास पेमेंट पहुंच गया है तो वो सप्लायर को पेमेंट कर देगा। The reimbursing bank need not to be based in beneficiary country। तो it is not important कि और मैंडेटरी नहीं है कि वो जो reimbursing बैंक है वो उसी की सप्लायर की ही कंट्री का हो, वो कोई और भी हो सकता है। LC is settled after the desired usance is lapsed on the due date। अब जो 60 डेज है, 90 डेज है, 120 डेज है, तो LC जब उसमें जो है सेटल हो जाएगी और उसका जो पेमेंट है हमारे क्लाइंट से हमें वापस आ जाएगा एंड एलसी विल बी सेटल्ड आउट।